नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 3 साल में दक्षिण एशिया की सियासत जिस तरह से हिली है, उसकी तस्वीर अब और भी खतरनाक हो चुकी है। पाकिस्तान में इमरान खान की बेदखली से जो सिलसिला शुरू हुआ, श्रीलंका के आर्थिक संकट तक पहुंचा, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन तक गया, अब वही आग नेपाल को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। नेपाल की धरती पर जेन ज़ी आंदोलन ने ऐसी चिंगारी लगाई कि पूरा राजनीतिक तंत्र जलकर राख हो रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट तक को आग के हवाले कर दिया गया, मंत्री, नेता और सत्ताधीश सबके घर जलाए जा रहे हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की निजी आवास भी भीड़ ने कब्जे में लेकर जला डाले। काठमांडू की सड़कों पर अराजकता का आलम यह है कि वित्त मंत्री तक को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया है। अब प्रदर्शनकारियों की मांग है काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। पर सिर्फ 2 दिनों के अंदर नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो बस एक मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं है। तो सवाल यह है कि नेपाल में यह सब अचानक हुआ या फिर पर्दे के पीछे से किसी बड़ी ताकत ने तख्ता पलट की साजिश रची। सोशल मीडिया बैन का फैसला क्या सिर्फ एक बहाना था या इसके पीछे पहले से प्लान किया गया एजेंडा था? सवाल यह भी है कि क्या नेपाल के अंदरूनी गुटों के साथ साथ बाहरी ताकतें भी इस आंदोलन को हवा दे रही थी? तो इस साजिश के पीछे किसका है हाथ, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सिर्फ 2 दिनों में नेपाल में जो कुछ भी हुआ, वाकई में ये चिंताजनक तो है, लेकिन क्या नेपाल बांग्लादेश पार्ट 2 बन गया है? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि क्या नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो बांग्लादेश पार्ट 2 है क्या? बिल्कुल पार्ट 2 ही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ढाका में तथाकथित युवाओं ने बाकायदा आगजनी कर हुड़दंग करके एक चुनी हुई सरकार को आपने नेस्तो नाबूद कर दिया। आप प्रधानमंत्री के घर घुस गए, संसद पे कब्जा कर लिया, लूट, आगजनी, हर तरफ कोलाहल, यही नेपाल में हो रहा है जी। आपने पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को मार दिया, घर में आग लगा दी, जेल तोड़ दिए, कैदी भाग रहे हैं, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा। आप ये देखिए कि पिछले 36 घंटे में पूरी तरीके से, जिस तरह से बंगाल में, बांग्लादेश में इनफैक्ट वो सत्ता पलट हो गया, तख्ता पलट हो गया, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, वही हाल, वही चीज नेपाल में हुआ है। हमने कल ही स्टोरी की थी और ये बताया था कि कितना बड़ा खतरा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत पे आते आते उसे रोक दिया, क्योंकि जिस तरीके से आज नेपाल जल रहा है, भारत को भी जलाने की साजिश थी जी। आप देखिए पूरे के पूरे साउथ एशिया के अंदर, चाहे वो श्रीलंका हो, वहां इसी तरह के दृश्य मिले थे, चाहे वो ढाका हो, बांग्लादेश हो, वहां भी इसी तरीके से कोहराम मचा था सत्ता पलट करने के लिए। फिर अचानक से आपने देखा कि एक बाकायदा सबसे पॉपुलर लीडर जो प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का, उसे जेल में डालकर एक कठपुतली सरकार बिठा दी गई, और अब नेपाल में ये देखने को मिल रहा है। कई सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर नजर आ रही हैं, और इसीलिए ये बांग्लादेश पार्ट 2 जिस तरीके से वहां पे एक साजिश के तहत, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर आपने बैन लगा दिया, कुछ ऐप्स को रोक दिया, उस वजह से हंगामा हो गया जी। ये इतना आसान है क्या? इतना आसान है? तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी हिंदुस्तान के हर लोगों तक पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि इस तरह का प्रयास हिंदुस्तान में भी किया गया था। अगर आपको याद होगा कि इसी तरह के दृश्य लगभग इसकी शुरुआत हो रही थी जब किसान आंदोलन तथाकथित, जिसमें खालिस्तानी भी थे, जिसमें अमेरिका से भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, कनाडा से, जर्मनी से, पता नहीं कौन कौन से लोग, जॉर्ज सोरोस हो कि कोई भी, ये सब इसी तरह का
उपद्रव करने के लिए आपने देखा किस तरह लाल किले के ऊपर धावा बोल दिया गया, झंडे का अपमान किया गया, लाल किले के प्राचीर को, और हिंसा। और इसमें कुछ उस तरह के लोग भी थे, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, जिन्होंने ये हंगामा मचा दिया कि एक आंदोलनकारी की जो है वो मौत हो गई, पुलिस की गोली से मौत हो गई। लेकिन मामला वो भड़क नहीं सका। तो आप देखिए, ये जो घटनाएं घट रही है इस पे हर हिंदुस्तानी की नज़र होनी चाहिए और हिंदुस्तान की जनता को एकजुट रहना चाहिए। अदरवाइज ऐसे ही संसद में आग लगेगा, इसी तरह से सड़कों पे लोगों की मौत होगी, इसी तरीके से जो सत्ता प्रशासन सारी चीज, ये एनआरकी लाने का जो एक नया फॉर्मूला मिल गया है। अच्छा, मैं तो बताना ही भूल गया, अभी कुछ दिन पहले एक सप्ताह के अंदर ही आपने देखा इंडोनेशिया में भी यही हालत बनी थी। तो इसमें एक खतरे का संकेत हिंदुस्तान की तरफ से भी है और हिंदुस्तान के लोगों को इस पे बिल्कुल सजग रहने की आवश्यकता है। वाकई में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं नेपाल से, वो तो चिंताजनक है ही, लेकिन नेपाल में जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे किसकी साजिश आपको लग रही है? क्या चीन बनाम अमेरिका की भेंट चढ़ गया है नेपाल? अब किसकी साजिश है? तो साजिश तो बांग्लादेश में जिसकी थी, जिसकी साजिश पाकिस्तान में थी, जिसकी साजिश श्रीलंका में थी, उसकी ही साजिश नजर आ रही है जी। बिल्कुल जिस तरीके से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन किया गया उसी हिसाब से तो हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिकन हैंड्स है इसके अंदर। ये जो ओली साहब है, ये दरअसल, अच्छा इसके बैकग्राउंड में भी कुछ समझना जरूरी है। कारण ये है कि ये जो ओली साहब हैं ये चाइना के पिट्ठू हैं जी। पिछली बार जब थे तो बताया ये जा रहा था कि प्रधानमंत्री के सारे फैसले, चाइनीज एम्बेसडर कोई मोहतरमा थी, वो सारे फैसले लिया करती थी। जो कुछ भी होता था, कोई भी डिसीजन होता था, वो चाइना के जरिए लिया जाता था, चाइना को बता करके लिया जाता था। और चाइना के हाथ का कठपुतली ये ओली, ये महाभ्रष्ट और भ्रष्टाधि भ्रष्ट व्यक्ति है। ये नेपाल की जनता उससे त्रस्त थी। वहाँ कई सारी चीज़ें हुई हैं। नेपाल का जो मेयर है वो इसका एक चेहरा बनकर के सामने आया है, आगजनी हुई है। हालांकि वो शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन जब चीज़ें हाथ से एक बार निकल जाती है, इस तरह की एनार्की फैल जाती है, फिर उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सवाल क्या है कि ये जो अचानक से लोग सड़कों पे आए और सत्ता परिवर्तन हो गया, ये इतना आसान काम नहीं है। इसके पीछे बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और ये जो रिजीम चेंज करने वाले लोग जो अमेरिका में बैठ के इसके एक्सपर्ट्स हैं, ये क्लासिक कॉपी बुक स्टाइल में जिस तरीके से ढाका के अंदर किया गया, वही काम तो यहां हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही एक इशारा किया है कि क्या चाइना और अमेरिका की लड़ाई के बीच उसका ये रिपरकशन हो गया है, क्योंकि जो बैन किए गए ऐप्स वो कहाँ के हैं? अमेरिकन हैं। भाई आप किसी देश में ऑपरेट करते हो, टैक्स नहीं देते हो, और जब इस तरीके से कुछ होता है तो अचानक से वहाँ पे ये बवाल मचता है। तो पहली चीज़ कि नेपाल के लोग भी ये कह रहे हैं कि ये इंस्टिगेशन के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, आपने बैन किया, आपने धमकी दी, बवाल मचा, तो बैन को रिस्टोर भी कर दिया गया, बैन हटा लिया गया। तो ये मामला अगर सिर्फ इस बात के लिए होता कि नहीं इन ऐप्स को क्यों आपने बैन किया, छात्र नाराज हो गए, तो बैन हटने के बाद ये नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए। फिर आप सत्ता परिवर्तन पे आ गए, ओली को आपने भगाया। तो 3-4 चीजें इसमें एक साथ जुड़ रही हैं। पहली चीज ये कि वहां की जो सरकार, वहां की जो राजनीति, उस पर भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। नंबर 2 कि इसमें साजिश की बदबू वो साफ साफ नजर आ रही, क्योंकि जो पैटर्न है वही पैटर्न इंडोनेशिया में, यही पैटर्न श्रीलंका में, यही पैटर्न पाकिस्तान में, यही पैटर्न बांग्लादेश में देखने को मिला। तो ये बिल्कुल सही कहना होगा कि जो नेपाल में हुआ
ये वही एजेंसियां, वही लोग और वही तिकड़म नेपाल में अपनाया गया है। नंबर 3 पॉइंट कि इसमें जो इंस्टिगेशन जो हुआ है, जो चीज़ें जो हुई हैं, वो कोई आज की नहीं है। सिर्फ ऐप बैन करने की वजह से ऐसा हो रहा हो ये चीज़ है नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर मार्च की बात करें तो मार्च में इस तरीके का आंदोलन हुआ था। वो लोग क्या मांग कर रहे थे? वो मोनार्की मांग कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि फिर से राजशाही लेकर के आओ। उसको दमन कर दिया गया। लेकिन इस बार आप ये कह सकते कि वो रिहर्सल था, और इस बार जो है वो बाकायदा लड़कों ने और उस साजिश के तहत साजिश करने वाले लोगों ने वो सफलता पाली। वहाँ का प्रधानमंत्री भाग गया, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे गया, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, और कई सारी चीज़ें जो है वो एक साथ हो रही है। हिंसा जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए जी। जिस तरह से ढाका में जो तस्वीरें आ रही थी, वैसा ही तस्वीर वो नेपाल से भी आ रही है। अब खबर ही आ रही है कि वहाँ एयरपोर्ट के अंदर, काठमांडू एयरपोर्ट के अंदर लोग घुस गए, और वहाँ पे अलग अलग तरीके से वहाँ पे आज की रात बहुत ही खतरनाक रात होने जा रही है, क्योंकि आज अगर ये हिंसा नहीं थमता है तो फिर देयर इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वेव ऑफ वायलेंस। ये फिर यहाँ खत्म नहीं होगा। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें नेपाल में सुनने को मिलेगी। लेकिन जिस हिसाब से हिंसा हुई है, ये कपा देता है किसी भी देश को, किसी भी मुल्क को, कि इस तरह के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से अगर ये हिंसा नेपाल में भड़का सकते हैं। काठमांडू में वहाँ 22 लोगों की मौत हो गई। ये किस तरह की डेमोक्रेसी की मांग है? ये किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, ये तमाम चीज़ें आप मांग रहे हो? तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो भी इस पूरे हिंसा, इस जो सत्ता परिवर्तन, जो वॉट एवर यू कैन कॉल, इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक्सटर्नल साजिश, जो विदेशी ताकतें जो वहाँ बाकायदा इन्फ्लुएंस करती हैं, उनका, वहाँ के पॉलिटिक्स, वहाँ के पॉलिटिशियन, ओली साहब की नीति, वहाँ का भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें, और तो और वहाँ की इकॉनमी, वहाँ पे जो जिस तरीके से लोग परेशान हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के ये बवाल आज गुबार फटा है। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ ऐप बैन करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, जिसका खुलासा आने वाले दिनों में ज़रूर होगा। वाकई में स्थिति तो कंट्रोल से बाहर है, लेकिन अब आगे क्या होगा सर? नेपाल का भविष्य क्या लग रहा है आपको? अब आगे क्या होगा? यहाँ तो ढाका में अचानक से लोग आ गए, लोगों ने बुला लिया मौलाना यूनुस को कि आ जाओ। वहाँ पे बाकायदा ये जो जमात के लोग, वहाँ कट्टरपंथी संगठन, ये सब इस चीज़ में शामिल थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जो जानकारी मिल रही है कि अभी ना तो संविधान लागू कराने वाली कोई एजेंसी है जी, न वहाँ पे सरकार है, न प्रधानमंत्री है, न राष्ट्रपति है। तो अब जो खबर आ रही है कि सेना ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। सेना ने कब्जे में ले लिया है। अब सेना इनको कंट्रोल करेगी। सेना अगर कंट्रोल नहीं कर पाई तब क्या होगा? सेना अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो एक और नया बवाल शुरू होगा। फिलहाल हिंदुस्तान की तरफ से तमाम हिंदुस्तानी जो वहाँ हैं उनको कहा गया है कि आप अपने घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। एक नंबर बाकायदा विदेश मंत्री की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, वहाँ के एम्बेसी की तरफ से दिया गया है, जिस पे आप व्हाट्सएप कॉल करके अपने आप को सुरक्षित वहाँ करवा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से बहुत कड़ाई कर दी गई है। जो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसकी तलाशी ली जा रही है, और भारत की तरफ से इस पूरी चीज़ के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है। अब बात नेपाल की है तो नेपाल में ऐसा लग रहा है कि वहाँ जिस तरीके से मार्च के अंदर राजशाही को वापस लाने के लिए बवाल मचा था, अब वो लोग प्रोमिनेंस में आएंगे। और आगे क्या होता है कि वहाँ पे कोई राजशाही लौटती है या फिर वहाँ पे कोई और केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि अभी तो सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ सारी चीज़ें खत्म हो गई। वहाँ तमाम नेताओं को, तमाम मंत्रियों के घर में घुस के लोग आग लगा रहे हैं, सड़क पे निकाल निकाल करके उनकी पिटाई हो रही है। तो कंप्लीट एनार्की है। जो लोग इस तरह के काम को अंजाम देते हैं उनसे
नेपाल का भला नहीं होगा, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन अब नज़र रखने की आवश्यकता है कि नेपाल के अंदर अगले 2-3 दिनों के अंदर अगर आर्मी ने इस वायलेंस को कंट्रोल कर लिया तो चीज़ें तो वापस ट्रैक पे आ सकती हैं, और अगर आर्मी भी इस हिंसा को रोकने में फेल हो गई तो फिर नेपाल का भगवान ही मालिक है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपने इतनी सारी जानकारी दी। धन्यवाद। तो नेपाल में अचानक आई उथल पुथल से कई सवाल उठ रहे हैं, तस्वीरें काफी चिंताजनक है। नेपाल में प्रदर्शन का यही पैटर्न 2024 में बांग्लादेश और 2022 में श्रीलंका में भी देखने को मिला था। इन दोनों देशों में भी घरेलू मुद्दों पर जनता का गुस्सा भड़का और वो जल्द ही भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गया। नेपाल की तरह ही इन देशों में भी युवाओं के नेतृत्व में अचानक आंदोलन हुए और उनके नेताओं के आवासों में तोड़फोड़ की गई। मतलब साफ है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, लोगों का गुस्सा नहीं। भारत भी इस पर सतर्क है, नजर बनाए हुए है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।